नारी शक्ति वंदन अधूरा वादा या मिलेगा 33% राजनीतिक हक। राम मंदिर में अंदरूनी के चंपत राय से 3 घंटे पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा और सिंधु जल विवाद पानी पर भारत का कंट्रोल, तड़प रहा पाकिस्तान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओवर टू पब्लिक। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके सामने इन तीनों मुद्दों पर डिटेल रिपोर्ट रखने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। क्या फिर आएगा महिला आरक्षण? बड़ा सवाल, क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री के बड़े संकेत सामने आए हैं। संसद में फिर क्या चर्चा होने वाली है? देश में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का रास्ता एक बार फिर क्या खुलने जा रहा है? आने वाले सत्र में बहस होगी। और आखिर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के हालिया बयान के क्या राजनीतिक मायने हैं? इन सवालों ने एक बार फिर देश की राजनीति में महिला आरक्षण को चर्चा के केंद्र में ला करके खड़ा कर दिया है। सरकार कह रही है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के अपने संकल्प पर वो कायम है। विपक्ष आरोप भी लगा रहा है, लगातार इस कानून का विरोध भी किया था। और इसी बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री यानी कि किरण रिजिजू और एटीआर की रिपोर्ट इस बहस को और दिलचस्प बनाती हुई नजर आई। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जिसने इस पूरे मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में महिला आरक्षण कानून को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विपक्ष ने पहले विरोध किया था। उनका दावा था कि जब ये प्रस्ताव पहले पारित नहीं हो पाया था, तब विपक्ष ने सदन में मेज थपथपाकर जश्न मनाया था। साथ ही महिलाओं ने रवैये को देखा और उसके बाद चुनाव में उसका जवाब भी दिया। इन बातों का भी इन्होंने जिक्र किया। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए। विपक्ष को वो नसीहत देती हुई नजर आई इन बातों पर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे ठोस स्वरूप मिला है और इसी के अनुसार महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी देने का ये ऐतिहासिक कदम केवल एक कानून नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। उन्होंने साथ में कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और चाहती है कि सभी राजनीतिक दल इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाए। अब सवाल उठता है कि आखिर ये महिला आरक्षण कानून क्या है? दरअसल 106वें संविधान संशोधन, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, उसी के तहत लोकसभा, राज्यसभाओं और महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का इसमें प्रावधान किया गया है। इस उद्देश्य में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी उसका बढ़ाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है। लंबे समय से मांग उठती रही थी कि देश की संसद और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बड़ा काम है, इसीलिए आरक्षण के माध्यम से इस असमानता को दूर किया जाए। हालांकि कानून बनने के बावजूद इसका अभी प्रचलन में नहीं आ पाया, शुरुआत नहीं हो पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून के अनुसार आरक्षण लागू होने से पहले जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होना आवश्यक है और यानी कि नई जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और उसके बाद आरक्षित सीटों का निर्धारण होगा और इसी कारण महिला आरक्षण कानून लागू होने में देरी हुई। इस बीच सरकार ने 2026 में संविधान 131वां संशोधन किया। विधेयक लेकर के महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की कोशिश की, लेकिन अप्रैल 2026 में ये विधेयक लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप ये पारित नहीं हो पाया और महिला आरक्षण के तत्काल जो क्रियान्वयन थी वो सरकार की योजना को इससे झटका लग गया। यही कारण है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इसे फिर से संसद में लाएगी। इसी मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने कहा, बयान सामने आया कि संसद के आगामी मानसून सत्र में महिला आरक्षण या परिसीमन विधेयक लाने को लेकर के अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस विषय पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया है कि भाजपा सरकार महिलाओं को 33% राजनीतिक आरक्षण देने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है, यानी सरकार अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हट रही, लेकिन फिलहाल संसद में इसे लाने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं है। अब सवाल यह है कि महिला आरक्षण को लेकर के इतनी चर्चा फिर क्यों हो रही है? इसकी वजह केवल कानून नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक तस्वीर भी है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एटीआर की रिपोर्ट में महिला प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति को सामने रखी है। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कुल 39,779 उम्मीदवारों में केवल 4,073 महिलाएं, यानी कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी महज 10.2% रही। रिपोर्ट का एक और आंकड़ा चौंकाने वाला है। लोकसभा 2024 में 543 सीटों में 152 सीटों पर किसी भी दल ने एक भी महिला उम्मीदवार नहीं उतारी। इसका अर्थ यह है कि देश के अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को महिला उम्मीदवार चुनने का अवसर नहीं दिया गया। अगर प्रमुख राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो एटीआर की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने लगभग 16%, कांग्रेस ने लगभग 13% महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। वहीं कुछ क्षेत्रीय दल इस मामले में आगे रहे।
जैसे कि बीजेडी ने लगभग 33%, राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात करें 29% और टीएमसी ने लगभग 25% महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। ये आंकड़े बताते हैं कि महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात सभी दल करते हैं, लेकिन टिकट वितरण के स्तर पर अभी भी काफी दूरी तय करनी महिलाओं को बाकी है। और यही कारण है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के बहस केवल कानून तक सीमित नहीं है। असली सवाल अब ये है कि क्या राजनीतिक दल स्वेच्छा से अधिक महिलाओं को टिकट देंगे या फिर इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था ही एकमात्र इसका रास्ता है। समर्थकों का कहना है कि आरक्षण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम होगा। वहीं कुछ राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों का मत है कि केवल आरक्षण से समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी, बल्कि महिलाओं को संगठनात्मक स्तर पर भी अधिक अवसर देने होंगे। महिला आरक्षण पर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या इससे भारतीय राजनीति की दिशा बदल सकती है। कई अध्ययन में ये पाया गया है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से शिक्षा हो, स्वास्थ्य, पेयजल और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया है महिलाओं ने। और इसी आधार पर महिला आरक्षण के समर्थन मानते हैं उनके समर्थक कि संसद और विधानसभा में भी महिलाओं की संख्या बढ़ने की नीति निर्माण में एक नए दृष्टिकोण सामने आएंगे। दूसरी ओर आलोचकों का ये कहना है कि आरक्षण लागू होने के बाद भी राजनीतिक दलों को सक्षम और सक्रिय महिला नेतृत्व तैयार करना होगा। अब केवल सीट आरक्षित कर देने से ये पर्याप्त बदलाव नहीं होगा। जब तक महिलाओं को संगठन, चुनाव प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक राजनीतिक दृष्टि से इसे देखें तो फिर ये सामान्य किसी भी तरीके से नहीं लगता है। देखिए, महिला आरक्षण को लेकर के फिर से चर्चा शुरू हो गई है। सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का बड़ा कदम बताती है, जबकि विपक्ष सरकार से इसके शीघ्र क्रियान्वयन यानी कि इसे तुरंत लागू किया जाए ये मांग कर रही थी। इसलिए संभावना है कि आने वाले समय में ये मुद्दा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रमुख राजनीतिक बहस का विषय बना रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महिला आरक्षण जल्द लागू होगा। फिलहाल इसका स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं है। देखिए, सरकार ने बताया है कि वो प्रतिबद्ध है इसको लेकर। किरण रिजिजू के बयान से ऐसा नहीं लगता है। अब प्रक्रिया पूरी होगी या नहीं, तभी इसे लागू करने का रास्ता साफ होगा। अंत में ये भी कहा जा सकता है कि महिला आरक्षण का मुद्दा केवल चुनावी राजनीति का भविष्य नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व की बहस से जुड़ा प्रश्न है। एक और सरकार इसे किस तरीके से देख रही है, हम देख रहे हैं विशेषज्ञ इसके जल्द से जल्द लागू होने को लेकर के भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। एडीआर के आंकड़े ये बताते हैं कि महिलाओं की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी अभी 33% के लक्ष्य से काफी दूर है, जो आंकड़े अभी हमने आपके सामने रखे हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके के आंकड़े महिलाओं को लेकर के सामने आए हैं, तो ये सारी बातें हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। इसका जवाब आने वाले समय की राजनीति, संवैधानिक प्रक्रिया और संसद की कार्यवाही तय कर पाएगी। लेकिन इतना तय है कि महिला आरक्षण की बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लौट करके आई है। चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पर। भारत ने सिंधु जल संधि या पाकिस्तान के सामने अब पानी का सबसे बड़ा संकट। देखिए, पानी जिसे दुनिया में आने वाले समय का सबसे बड़ा हथियार कहा जा रहा है, और आज भी पानी भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बनता दिखाई दे रहा है। पहलगाम आतंकी हमला याद होगा, जिसके बाद भारत ने जो फैसला लिया उसकी गूंज अब पाकिस्तान की खेती, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके पर्यटन और उसकी राजनीति तक सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान के मंत्री लगातार ये बयान दे रहे हैं कि विश्व बैंक से अपील वो कर रहे हैं कि देश के भीतर पानी को लेकर चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आखिर सिंधु जल संधि पर भारत के फैसले का असली असर क्या होगा, सवाल ये भी है। पाकिस्तान वास्तव में बड़े जल संकट की ओर क्या बढ़ रहा है और भारत की आगे की रणनीति क्या होगी, विस्तार से आइए आप समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण फैसला था 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना। 6 दशक से अधिक समय तक ये संधि दोनों देशों के बीच में जल बंटवारे का आधार रही। भारत का कहना है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तब तक सामान्य द्विपक्षीय व्यवस्था पहले जैसी नहीं हो सकती है। भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान में सबसे अधिक चिंता पानी को लेकर के पैदा की, और इसी वजह से अब साफ है कि पाकिस्तान की बड़ी आबादी, उसकी सिंचाई व्यवस्था और कृषि क्षेत्र सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। कई विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की कृषि का बड़ा हिस्सा इसी जल प्रणाली पर आधारित है। अगर जल प्रबंधन को लेकर लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहती है, तो इसका असर खेती, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखेगा। अब चिंता सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया और वहां के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने भी आशंका जताई है कि अगर नदी के प्राकृतिक बहाव में बदलाव आता है, तो खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कई पर्यटन स्थल पर इसका असर पड़ेगा। इन क्षेत्रों की नदियां, झील और जल आधारित गतिविधियां स्थानीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो यहाँ सैफुल मलूक झील हो, आंसू झील हो, तमाम तरीके के पर्यटन स्थल है। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, स्थानीय गाइड, नाव चलाने वाले, एडवेंचर स्पोर्ट्स संचालक और छोटे व्यापारी इसी पर्यटन पर निर्भर रहते हैं। अगर पानी स्तर लंबे समय तक प्रभावित यहाँ पर हुआ, तो इन क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग लगातार
चिंता जता रहे। जल प्रवाह को लेकर बनी अनिश्चितता का असर उनके कारोबार पर पड़ सकता है। हालांकि भविष्य में वास्तविक प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें मौसम, वर्षा, जल प्रबंधन और दोनों देशों की नीतियां शामिल है। पाकिस्तान की चिंता केवल पर्यटन तक सीमित नहीं है। यहाँ उत्तरी क्षेत्र से बहने वाली नदियां, पीने के पानी, सिंचाई जैसे विविधता और जल विद्युत परियोजना भी महत्वपूर्ण है। जल उपलब्धता प्रभावित होती है तो इसका असर कई क्षेत्र पर साफ दिखेगा और इसी कारण पाकिस्तान के कुछ विशेषज्ञ और कानूनी जानकारों ने विश्व बैंक से इस पूरे मामले में भूमिका निभाने की अपील की। उनका तर्क है कि 1960 की सिंधु जल संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ और इसीलिए यहाँ पर साथ देने की जरूरत है। दूसरी ओर भारत का रुख बड़ा स्पष्ट है। इस बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने हाल ही में ये कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर काम कर रही है जिसमें भारत अपने हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि 2028 तक कई परियोजनाओं पर तेजी से यहाँ काम किया जा रहा है। भारत का ये भी कहना है कि उसका उद्देश्य अपने वैध अधिकारों के अनुसार जल संसाधन को कैसे बेहतर उपयोग में लाया जाए, ये है। इसी बीच पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं जिन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी की रक्षा करेगा और भारत को पाकिस्तान के हिस्से के जल प्रवाह में बाधा नहीं डालने देगा। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, जो सूचना मंत्री हैं, उन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से ये एक तरफा समाप्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान लगातार ये भी कह रहा है कि वो इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाएगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने की भी घोषणा कर दी। इसमें कानूनी विशेषज्ञ, जल विशेषज्ञ और विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य पाकिस्तान का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने रखना बताया गया। अब सवाल यह है कि क्या भारत तुरंत पाकिस्तान का पानी पूरी तरीके से रोक सकता है? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। जल विशेषज्ञों का ये कहना है कि किसी भी नदी के प्रवाह को बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने के लिए बांध, जलाशय, नहर और किस तरीके से आपने ढांचा बनाया बड़ा जरूरी है। भारत पहले कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसके प्रभाव को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश यह है कि दक्षिण एशिया में पानी अब केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक भविष्य भी बन चुका है। भविष्य में जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा एक दूसरे से और अधिक जुड़ सकती है। भारत का ये भी कहना है कि आतंकवाद और समान संबंध एक साथ नहीं चल सकते। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि जल संधि को राजनीति से अलग रखना चाहिए। दोनों देशों के बीच में मतभेद आने वाले समय में किस दिशा में जाएगा, ये कूटनीतिक वार्ता, कानूनी प्रक्रिया और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। एक बात यहाँ स्पष्ट है कि सिंधु जल संधि पर पैदा हुआ ये विवाद केवल दो देशों का द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रहा। इसका असर कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, निवेश, पर्यावरण और क्षेत्रीय अस्थिरता का आईना दिखा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक बहस में से एक बन सकता है ये। और अंत में ये भी कहा जा सकता है कि पानी अब सिर्फ जीवन का आधार नहीं बल्कि भू राजनीतिक शक्ति का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दे रहा है, जबकि पाकिस्तान संधि के संरक्षण और अपने जल अधिकारों की बात कह रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि ये विवाद कूटनीति, कानून और जल प्रबंधन के जरिए किस दिशा में आगे बढ़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला है। SIT जांच से हिला अयोध्या सिस्टम और 70 नोटिस का सच बताएंगे। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि करोड़ों लोगों की आस्था सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन इसी आस्था के केंद्र से अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। सवाल सीधा है, क्या भगवान राम के नाम पर चढ़ाया गया श्रद्धा का चढ़ावा भी सुरक्षित नहीं रहा? क्या मंदिर प्रशासन के भीतर ही कहीं ऐसे खामोशी थी जिसके पीछे अब SIT की जांच लगातार गहराती चली जा रही है? क्या खामियां थी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मामला और बड़ा होता जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से 3 घंटे लंबी पूछताछ हो चुकी है। सीधा सवाल जो पूछा गया, चढ़ावे की गिनती कैसे होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? अगर सिस्टम मजबूत था तो फिर चोरी जैसी बात कैसे सामने आई? सूत्रों के मुताबिक कई सवालों पर विस्तृत जवाब मांगे गए हैं और उनके बयान को रिकॉर्ड भी कर लिया गया है जब उनसे पूछताछ हुई। देखिए, इस बीच जांच का दायरा सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। करीब 70 लोगों को नोटिस जारी किया गया। इनमें कर्मचारी हैं, सुरक्षा से जुड़े लोग भी हैं और ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही 140 से ज्यादा गवाहों की सूची तैयार की गई, जिससे आने वाले दिनों में पूछताछ हो सकती है। यानी कि अब जांच धीरे धीरे एक बड़े नेटवर्क की ओर बढ़ रही है, जहां हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तब यहां आता है जब जांच बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचती है। भारतीय स्टेट बैंक की अयोध्या धाम शाखा से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगा गया। यानी अब सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि पूरा फाइनेंशियल ट्रेल खंगाला जा रहा है। चढ़ावे का पैसा कब जमा हुआ, कितना जमा हुआ और क्या यहाँ एंट्री सही तरीके से हुई, उसका भी मिलान किया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अब CCTV और काउंटिंग रूम की सुरक्षा की भी जांच कटघरे में है। यहाँ एजेंसियां समझने की कोशिश कर रही हैं कि अगर हर जगह कैमरे लगे थे, सुरक्षा थी, सिस्टम था, तो फिर आखिर चूक कहाँ हुई? क्या ये मानव त्रुटि थी या फिर सिस्टम के अंदर कोई बड़ी खामी? इस बीच राजनीतिक तूफान भी खड़ा हो चुका है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस पूरे मामले पर सीधा बयान दे दिया, सवाल उठाया, कहा कि अगर ढांचे में किसी भी तरीके की
चोरी या गड़बड़ी हुई तो दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना बड़ा गलत होगा। स्पष्ट किया उनके मुताबिक मंदिर जैसे पवित्र स्थान को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए। सरकार भी ये मानती है। विपक्षी दलों ने सरकार और प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। कहना है कि जब इतने बड़े धार्मिक स्थल में भी इस तरीके की शिकायतें सामने आ रही हैं तो पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ ट्रस्ट का ये कहना है कि जैसे ही मामला सामने आया तुरंत कार्रवाई की गई और जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जांच के बीच एक और बड़ा नाम चर्चा में आ गया है आरएमओ अर्जुन देव, जो सालों से अयोध्या में तैनात थे। उनकी भूमिका अब वायरलेस सिस्टम और निगरानी से जुड़ी हुई है। उनका तबादला भी हो चुका है और उनकी जो भूमिका है जांच के दायरे में आ गई इसी वजह से। हालांकि अभी तक कोई आपराधिक यहाँ पर निष्कर्ष तो नहीं निकला है कि इन्होंने अपराध किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की लापरवाही या फिर मंदिर जैसे हाई सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बड़ी चूक छिपी हुई है, या फिर कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है जिसका खुलासा आने वाले दिनों में हो सकता है, जो जांच चल रही है। फिलहाल एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है। बैंक और रिकॉर्ड्स उसके देखिए, सीसीटीवी, गवाह, कर्मचारी, प्रशासनिक फैसले सब कुछ स्कैन किया जा रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये मामला और बड़े खुलासों की तरफ होता दिख रहा है। अंत में अब सवाल यही है कि क्या आस्था के सबसे बड़े केंद्र में सिस्टम की चूक हुई है या फिर कुछ और बड़ा सामने आने वाला है, क्योंकि अब तक जो जांच की आंच है बहुत लोगों तक पहुंच चुकी है और जांच जारी ही है और ये बात डाइजेस्ट भी हो रही है कि कैसे इतनी बड़ी चूक यहाँ पर हुई है। तो ये ओवर टू पब्लिक में आज मुद्दे थे और आपको भी अगर किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि डिटेल रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर के आए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आगे उन मुद्दों पर भी बात होगी, डिटेल रिपोर्ट हम आपके सामने ले आएंगे कि देश दुनिया में चल क्या रहा है।